जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति। आज ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा। जैसा कि कल ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड, ईथर के बनाने की विधि भी हम जान चुके थे। आज हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे ईथर के और ध्यान से देखेंगे। इसमें कुछ रासायनिक गुण इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि परऑक्साइड का बनना और ईथर का निर्जलीकरण। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो आप डाईएथल ईथर के बारे में कल भी पढ़ रहे थे, जिसका फॉर्मूला क्या था, C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5। ईथर को हमने आपको बताया था, ईथर कहलाता क्या है कि ऑक्सीजन परमाणु के लिए दोनों संयोजकताएं समान या भिन्न एल्किल ग्रुप से लगी हों तो इसे ईथर बोला जाता है। यहाँ पर एल्किल ग्रुप यहाँ ए बी कहलाता है, एल्किल ग्रुप आपका ए बी कहलाता है। CH3 आप यहाँ लगाएं, CH3 आप यहाँ लगाएं तो आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड हो CH3, इसको बोल सकते हैं हम डाई मैथल ईथर। लेकिन सिलेबस में ये है नहीं, इसलिए हम एल्किल ग्रुप क्या लिया हमने, C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C2H5। इसे क्या बोला जाता है, डाई एथिल ईथर। इसलिए डाई एथिल ईथर सिलेबस में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और सामान्य परिचय, आइसोमेरेज में नोमेनकल्चर, ये हम आपको सिखा चुके थे। अब हम आज देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या, रासायनिक गुण है क्या ईथर के। तो सबसे पहले आप रासायनिक गुणों में पहला पॉइंट जानेंगे। रासायनिक गुण में होता क्या है आप जानते हैं। हम आपको फिनॉल बाइलेशन में भी समझा चुके हैं, एल्कोहल में भी, हेलोएल्किन तो हेलोएरीन में भी बता चुके हैं। रासायनिक गुण में होता क्या है, जो अभी तक हमने जो टॉपिक चल रहा है, जो अभी तक बनाया है, जो कंपाउंड, उस कंपाउंड का रिएक्शन किसी अन्य कंपाउंड के साथ कराते हैं। तो रासायनिक गुण में होता है, पहला पॉइंट है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसे, जल अपघटन। जल अपघटन किसका होगा, डाई एथिल ईथर का। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि जो हमारा डाई एथिल ईथर है, यानी C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C2H5 डाई एथिल ईथर, यह डाई एथिल ईथर जल अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, जल अपघटित मतलब यह H2O से क्रिया कर लेता है, इससे क्रिया कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि C2H5 और C2H5 जल अपघटन का मतलब है कि हम इस डाई एथिल ईथर में जल के अणु को ऐड करेंगे और देखेंगे क्या बनता है। तो हमें जानकारी है कि डाई एथिल ईथर जल के अणु से योग करता है, C2H5 एक कंपाउंड आपके पास है, एक C2H5 एक है, तो दो C2H5 हो गए। तो यानी कहने का मतलब लिख क्या सकते हैं, 2C2H5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु है, सो बढ़िए, तो 2O भी हो गई और 2 H हैं तो यहाँ लगे। तो क्या बन गया आपका, एथिल एल्कोहल, कंप्लीट हो गया। तो यानी रासायनिक गुण में पहला पॉइंट समझा हमने कि यदि डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराएंगे तो एथिल एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होंगे। सेकंड बात समझ लें आप, चयन, जिसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, ये आपका डाई एथिल ईथर जो है, ये डाई एथिल ईथर रिडक्शन प्रक्रिया में क्या करता है, रिडक्शन का मतलब ही होता है, यानी अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, यही क्या कहलाता है, अपचयन। तो अपचयन प्रक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। और ये अपचयन जो प्रक्रिया होती है वो आपको मैं बता दूं, ये अपचयन जो प्रक्रिया होती है वो सोडियम अथवा द्रव अमोनिया की उपस्थिति में होगी। किस उपस्थिति में, यानी जब डाई एथिल ईथर सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में अपचित होता है तो क्या होता है, ध्यान से देखें क्या बन सकता है। यहाँ पर C2H5 है, एक H इससे लेगा तो बनाएगा क्या, C2H6 बनेगा क्या, एथेन बनेगा। क्या बन गया अपना, एथेन। अब बचा क्या, C2H5O, तो प्लस C2H5O और एक हाइड्रोजन परमाणु और लिया हमने यहाँ पर, सो बन गया क्या, एथिल एल्कोहल, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। कंप्लीट बात। यानी क्वेश्चन आता है क्या होता है जब डाई एथिल ईथर का द्रव अमोनिया की उपस्थिति में अपचयन होता है, ठीक। तो इस पर ध्यान देंगे आप कि अपघटन होने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, अपचयन होने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, मतलब साथ में एथेन भी प्राप्त होता है। आगे ध्यान देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। तो अगला क्या है आपका, हाइड्रोजन
आयोडाइड, हाइड्रोजन यानी H, आयोडाइड मतलब HI। हाइड्रोजन आयोडाइड के दो रिएक्शन हैं, ध्यान से ध्यान देना। हाइड्रोजन आयोडाइड तो पहला तो आप जानते भी होंगे कि ठंडे यानी कोल्ड फॉर्म में हाइड्रोजन आयोडाइड से योग, ठीक, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड क्रिया तो करेगा, लेकिन कब? जब वो ठंडा होगा, ठंडी अवस्था में क्रिया करेगा। किससे? डाइएथर। ध्यान देगा, एक C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C2H5 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, या लिख सकते हैं कोल्ड, क्योंकि ठंडे फॉर्म में। तो ध्यान देगा होता क्या है, जो आपका जो C2H5 है, एक क्या कर सकता है, C2H5 है, इस आयोडीन को ले जाएगा और बना क्या देगा, एथिल आयोडाइड, यानी C2H5, ठीक। सो बन क्या गया, एथिल आयोडाइड। क्या बना यहां पर, एथिल आयोडाइड, कंप्लीट। एक C2H5 और O, और शेष रहा आपका हाइड्रोजन परमाणु, तो यहां जोड़ देंगे C2H5OH। क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। क्योंकि कल हमने लेबोरेटरी मेथड जब सीखा था इसका, तो हमने क्या देखा था कि सतत स्थिरीकरण द्वारा बनता था, और एथिल एल्कोहल की वाष्प को हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर शांत H2SO4 में प्रभावित करते थे, तो क्या बन जाता हमारा, डाई एथिल ईथर बनता था। और आज हम डाई एथिल ईथर से ही एथिल एल्कोहल बना रहे हैं। तो कंप्लीट बात हो गई। तो डाई एथिल ईथर एक ठंडे में ध्यान देना, ये क्या है, डाई एथाइल ईथर, ठीक है। सेकेंड फॉर्म की बात समझे, ठंडे में न लेके आप ले रहे सांद्र में, कंसंट्रेट हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं आप, ठीक, सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म। तो क्या होगा, ध्यान दें, C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C2H5, होना क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड होगा आपका, ठीक, प्लस में। अब आप क्या ध्यान देंगे यहाँ पर, ठंडे में एक कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होगी कि ठंडे HI से क्रिया कराएंगे तो बनता क्या है, एथिल एल्कोहल एथिलाइड, और इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होता है, तो इसके साथ क्रिया कराने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन परमाणु है, यह ऑक्सीजन परमाणु यहाँ से हाइड्रोजन अणु ले लेता है, और अणु है नहीं अभी, तो जल का यानी H2O के फॉर्म में निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा के 2 लगा देते हैं। तो एक C2H5 बचा, एक C2H5 बचा, तो क्या होगा, 2 C2H5, तो प्लस में C2H5I, यानी एथिल आयोडाइड बन जाता है। उस पे ठंडे HI से क्रिया कराने में क्या होता है, एथिल आयोडाइड एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन सांद्र HI के साथ योग कराते हैं तो एथिल आयोडाइड के साथ साथ जल का अणु बनता है वही चीज HI। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप नहीं ध्यान देंगे या ये नहीं कहेंगे कि नहीं अभी तो योग इससे किया और बना दिया आपने, और फिर भी HI लिया और फिर वही चीज बना दी, तो ये नहीं करना होता है। जो लेबोरेटरी में अभी तक बना है या जो बन चुका है वही बनाएंगे, वही चीज बनती है। अपने अनुसार कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी कला में हम चाहे जो कुछ बना दें, गलत हो जाता है रिएक्शन। कंप्लीट बात। ये थे आपके हाइड्रोजन आयोडाइड से। हाइड्रोजन आयोडाइड के बाद आप ध्यान देंगे किस चीज पर, क्लोरीन से योग, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन से योग, ठीक। क्लोरीन से योग में अभी क्रिया 2 प्रकार की होती है, जिस तरह का हाइड्रोजन आयोडाइड से हुई। फर्स्ट नंबर में होती है क्लोरीन की जब क्रिया एथिल आयोडाइड से अंधेरे में हो, तो ध्यान दें, पहला पॉइंट है आपका, अंधेरे में कब तात्पर्य है सनलाइट अब्सेंस हो, यानी सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्लोरीन क्रिया करती है डाई एथिल ईथर से। ध्यान देंगे C2H5 करेगा तो अंधेरे में क्रिया कराएंगे, तो ध्यान देना C2H5 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, CH3CH, जिस क्यों लिख रहा हूँ उसका ही कारण यह है कि जिससे आपको समझा सकूँ सही तरीके से। तो CH3 और CH2 जे, तो यानी C2H5 और C2H5 है वही, मतलब डाई एथाइल ईथर, ठीक है वही, मतलब डाई एथिल ईथर की क्रिया
किससे होती है? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट नहीं होता है इसमें, अंधेरे में अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेता है, इसी प्रकार एक हाइड्रोजन फिर एक क्लोरीन को लेता है। तो दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन मतलब क्या होगा? HCl। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन एक HCl, एक हाइड्रोजन क्लोरीन एक HCl यानी 2HCl। अब दोनों क्लोरीन निकल गए, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इनकी बैलेंसिंग पूर्ण करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। तो एक एक क्लोरीन हम इस पर लगा देते हैं, यहाँ पर किसी लेंगे? 2 अणु। तो देखो किस तरीके का CH3 CHCl CH3 CHCl और ऑक्सीजन परमाणु। अब आपको पता होता है अंधेरे में जब क्रिया होती है तो बनता क्या है, नाम में लिख देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो और डाई एथिल ईथर। अब समझेंगे क्यों हुआ इसका नाम ऐसा। आपको मैं हेलो एल्किन अथवा हेलो एरिन लेसन में इन चीजों को समझा चुका हूं कि अल्फा बीटा गामा या 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन क्या कहलाते हैं। आप पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आपको बताया गया था कि क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो देखो ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन ये कार्बन है, तो अल्फा कार्बन कहलाएगा। और क्रियात्मक समूह ये भी तो अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन अल्फा कार्बन यानी फंक्शन ग्रुप से जो अटैच कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। तो इसलिए ये अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन से, इसलिए एक को अल्फा एक को अल्फा डैश। और 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो और डाई एथिल ईथर, तो फॉर्मूला है ही आपका। ठीक, सेकेंड अभिक्रिया हम आपको बताएं अंधेरे में हो गई। अंधेरे में होने के बाद क्या जानेंगे, प्रकाश में क्या होता है, इसको हम दूसरे तरीके से लेंगे। ध्यान दें, प्रकाश में क्या होता है आपका जो C2H5 और C2H5 CH3 में समझाने के लिए लेता हूं इसलिए मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कंसंट्रेट। और प्लस में Cl2 क्लोरीन से योग होगा, क्योंकि क्लोरीन से योग चल रही, एक अंधेरे में एक प्रकाश में। तो यहां पर जितने भी ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि आपको पता होगा कार्बनिक युग्म जितने भी हैं क्लोरीन या हाइड्रोजन परमाणु से युक्त अभिक्रिया करते हैं तो प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहलाती है वो। तो हाइड्रोजन इससे क्रिया करेगा तो 5 हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करेगा तो 5 Cl 5 HCl 5 HCl H5 है H5 ले लेंगे यानी 5 क्लोरीन ले लेंगे तो 5 HCl और यहाँ से 5 लेंगे तो क्या होगा 10 HCl। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 HCl। नहीं समझ में आया, 5 क्लोरीन है मतलब 5 हाइड्रोजन है और 5 क्लोरीन यहाँ तो नहीं, लेकिन लेंगे यहाँ बैलेंस ही लगाएंगे हम। तो क्या हो गया, तो 5 HCl यहाँ से और 5 HCl यहाँ से, तो 10 HCl। अब यहाँ पर भी इनकी जगह पर भी बैलेंस इंप्रूव करने को ही आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कराएंगे 10। तो जिसमें यहाँ देखो C2Cl5 C2Cl5 ऑप्शन होगा। देखो 5 5 10 और 10 क्लोरीन 10 दूनी 20 और 10 दूनी हो गया। इसको क्या बोलते हैं, पर क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन परमाणु संख्या कितनी हो गई, यहाँ 2 थी डाई बोल दिया और 10 है तो पर बोल दिया, पर क्लोरो और है नाम वही डाई एथिल ईथर। कंप्लीट बात। ये थी अंधेरे में और प्रकाश में। मेरे समझ संपूर्ण समझ में आ गई थी। चलो आगे देखते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया। यदि लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, और कोई भी परेशानी या कोई रिएक्शन कंप्लीट ना हो, समझ में ना आए तो आप स्पष्ट रूप से हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, अब ध्यान दीजिए। कोई बहुत सी अभिक्रियाएं तो बहुत हैं, जितनी हो सकती है उनको समझाता हूं। अगली जो भी रिएक्शन हो आपका, आप ध्यान यहां पर देख लें कि एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COCl। ठीक, एक अभिक्रिया और ध्यान देंगे आप, एसिटिक, दोनों सेम रिएक्शन इसलिए इस तरीके बता रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। सूत्र होता है इसका CH3CO का होल टॉय इंटू O। इतना ध्यान देना, यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत करनी है तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले बहुत ही जरूरी हैं याद करने के लिए। प्रयास करूंगा कि एक दिन आपको अधिकांश जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी भी रिएक्शन है उन सभी के फॉर्मूले लिखने का प्रयास करूंगा यहाँ।
और जिससे आप उनको लर्न कर सकें। एक वीडियो ऐसा ही बनाऊंगा मैं आपके लिए। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनालिसिस करना क्रिया उसको एथिल डाई एथिल ईथर को ही है C2H5O C2H5 प्लस CH3COCl गर्म कराएंगे। आप इस पर भी समझेंगे C2H5 जो है ये जाएगा क्लोरीन सीव कर लेगा, तो देखो क्या बनेगा C2H5Cl एथिल क्लोराइड। कंप्लीट बात। अब शेष क्या बचा आपका C2H5O और क्या बचा CH3CO, तो यहाँ लिख सकते हैं का CH3CO और एक ऑक्सीजन परमाणु आपका ये है तो O और बचा क्या C2H5। किस क्या बोलते हैं इसको एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और ये क्या है एथिल क्लोराइड और ये आपका डाई एथिल ईथर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C2H5 प्लस CH3CO का होल टॉय इंटू O। देखें CH3CO का होल टॉय कितने हैं 2 बार, तो यहाँ लिख सकते हैं CH3, इसको थोड़ा छोटा कर ले हम जिससे बन सके इस तरह से CH3CO। एक और लिखने प्लस में CH3CO। एक ऑक्सीजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु है, तो एक ऑक्सीजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु हो गया कंप्लीट। 2 C2H5 है तो एक C2H5 यहाँ लगाया, एक C2H5 यहाँ लगाया, कंप्लीट। यानी इनको कंबाइन रूप से एक ही चीज है, इसे 2 लिख दें 2C2H5 इस तरीके का 2CH3COO C2H5 यानी एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट कंप्लीट। एथिल एसीटेट यानी 2 रिएक्शन जो कंबाइन थी एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों को कंबाइन रूप से हम बोल सकते हैं एसिटिलीकरण। क्या बोल सकते हैं इनको एसिटिलीकरण अभिक्रिया, इन दोनों को बोल सकते हैं यानी एसिटिलीकरण अभिक्रियाएं हैं ये दोनों। ठीक, जैसे कि आपको कल भी बताया गया था, फिनॉल में बताया था मैंने। कंप्लीट हो गई। अब और रिएक्शन देखें, निर्जलीकरण देखें निर्जलीकरण जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में ईथर का निर्जलीकरण हो, या सिंपल रूप में समझ लें कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर एल्यूमिना उत्प्रेरक पर गर्म हो। तो एल्यूमिना उत्प्रेरक पर तो इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब ही होता है बिना जल के, यानी निर्जल हो जाए, जैसे हम यानी ऑक्साइड जल का अणु निकल जाए। तो निर्जलीकरण मतलब देखेंगे तो यह अभिक्रिया जो है आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C2H5। निर्जलीकरण अभिक्रिया 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। 300 भी रख सकते हैं, एक आवश्यक नहीं कि 360 ही, 320 मानते हैं। और एल्यूमिना उत्प्रेरक पर डाई एथिल ईथर का 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु, हम मेरे को आपको सिंपल बना रहे, ये ऑक्सीजन परमाणु यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, 2 जगह लेगा तो क्या होगा H2 और बनाएगा क्या H2O। ठीक, अब यहाँ C2H4 बचा, देखो एक हाइड्रोजन लेगा तो एक C2H4 बचा, यहाँ भी C2H4 बचा, तो क्या है 2C2H4 यानी बनाया क्या एथिलीन। ठीक, तो 2C2H4 क्या बनाया इन्होंने एथिलीन। ठीक है, एक अभिक्रिया है PCl5 से। PCl5 से तो आप स्वयं कर सकते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है C2H5O C2H5O प्लस में PCl5। आपको पता है ऑक्सीजन परमाणु से PCl5 से योग करता है, क्या बनाता है POCl3। और इसके बचे 2 क्लोरीन परमाणु, तो एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, एक क्लोरीन बनाने से बन जाएगा 2C2H5Cl एथिल क्लोराइड बन जाएगा। कंप्लीट, कोई परेशानी, बढ़िया सुपर क्लियर है। चलो चलते हैं, एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं, फिर आपको कुछ देखता है। ठीक, लास्ट रिएक्शन है आपका पेरोक्साइड का बनाना। क्या है पेरोक्साइड, जबकि मैंने लेसन समझाने से पहले भी कहा था कि पेरोक्साइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दें पेरोक्साइड का बनना किस तरीके का बनता है पेरोक्साइड। ठीक, तो पेरोक्साइड का बनना मैं
ध्यान देंगे क्या होता है कि जब जो डाई एथिल ईथर है आपका C2, लिखता हूं मैं यहां से C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5। आपको पता है ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लीजिए हम लिखिए, ठीक। और पराक्साइड बनने के लिए भाषा सुने हमारी। इसमें होता क्या है कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ईथर या डाई एथिल ईथर, कोई भी ईथर हो, ये आवश्यक नहीं कि यही ईथर हो, डाई एथिल ईथर हो, डाईमेथिल ईथर हो, डाईमेथिल ईथर हुआ, प्रोपेल मैथिल ईथर हुआ, एथिल मैथिल ईथर हुआ, कोई भी हुआ ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर, हमने यहाँ लिया ऑक्सीकरण करने के लिए, क्या क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, पेरोक्साइड बनाएगा। साथ साथ में और सुन लीजिए, यदि इसी ईथर को यदि हम लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश की संपर्क मतलब वायु के संपर्क में रखें तो एक विस्फोटक पदार्थ बना भी लेता है। तो ये ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो क्या है, दोबारा बता दूंगा मैं, क्या बोला मैंने, OC2H5 क्या गया, ये ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर आके जुड़ गया, ये क्या कहलाया, पेरोक्साइड कहलाया। क्या कहलाया, पेरोक्साइड। लेकिन क्या किसका, डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड, ठीक है, कंप्लीट बात हो गई। लेकिन मैंने क्या बताया कि ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर पेरोक्साइड बनाता है। लेकिन यदि ईथर को सूर्य के प्रकाश में लंबे समय तक यदि रखा जाए वायु के संपर्क में तो एक पेरोक्साइड तो बनाता है पहले, बाद में एक विस्फोटक पदार्थ बना देता है। इसका नाम होता है डाईएथिल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। कैसे बनाएगा, ध्यान दे लें। यदि इसको लंबे समय तक, यानी यहां लिखेंगे तो हिंदी में, ऐसे आपको नोट करना, ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर, ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर क्या बनाता है, एक विस्फोटक पदार्थ बनाता है, ठीक। जिसका नाम क्या है, नाम में नीचे लिख दूंगा जो बनेगा, ठीक। जैसे कि आप रिएक्शन समझ लें, C2H5O C2H5, वायु की ऑक्सीजन की लिया यानी O2 लिया हमने, सनलाइट लिया, सूर्य के प्रकाश में वायु की संपर्क रखेगा तो ध्यान दें किस तरीके बनेगा। ये C2H5 जो है हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, इसका सूत्र समझ ले पहले, C2H5 O लगा दी जाएगी। C2H5 को क्या लिख सकते हैं हम, इस C2H5 क्या लिखते हैं, CH2CH3, इसको यही लिख सकते हैं। तो CH2 की जगह हम ओनली CH लिखें, इसका एक हाइड्रोजन बचा और ये CH3 इसके नीचे लगा दें, क्या हो गया, CH3। अब क्या बचा, 2 ऑक्सीजन बचे, इसका एक हाइड्रोजन बचा, तो एक ऑप्शन और एक कंप्लीट हो गया। C2H5 को CH2 में जोड़े और नीचे डाल दें। इसका नाम क्या है, हमने क्या बताया, लिखने दे रहा हूं, डाई एथिल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक। ये विस्फोटक पदार्थ है। इतना मेरा वीडियो था, आपको विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा। और कोई भी यदि रिएक्शन कंप्लीट ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको और भी रिएक्शन जो हो, इम्पोर्टेंट हो, जो हार्ड आपको लगे, बुक से देखेंगे तो हम आपको क्लियर कर सकते हैं। तो इतना ही काफ़ी आज के लिए। जय हिंद।